हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल सी में चैप्टर 18 का डी करेंगे। ओके, 18D। इसमें हम ट्राइब्यूनल यानी कि जो डीआरटी होती है उसके प्रोसीजर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल की हम बात करेंगे। द पर्पज ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर द एक्ट बाई अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टू रिकवर डेट ऑन टू देम। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत किसी बैंक द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो भी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? कोई ना कोई कर्जा है उनका जिसको रिकवर करना चाहते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू एडहेयर टू द प्रॉपर प्रोसीजर एंड एक्यूरेटली रिक्वेस्ट इंटरिम रिलीफ एंड रेमेडीज। तो जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिलीफ वगैरह मिले, कोई रेमेडी मिले, तो उसके लिए आपको एक्यूरेटली रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। द इंस्टीट्यूशन कैन विथ DRT's परमिशन withdraw the application to take action under SARFAESI Act। SARFAESI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, तो अगर मान लो बैंक ने केस DRT के पास फाइल किया है, लेकिन उसको बाद में लगता है कि हम DRT के थ्रू नहीं जाना चाहते बल्कि SARFAESI एक्ट के तहत हम जो है रिकवरी करेंगे, तो उसके लिए उसे DRT की परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है DRT से और बदले में SARFAESI एक्ट के तहत वो रिकवरी चाहता है। DRT मस्ट प्रोसेस विड्रॉल एप्लीकेशन प्रॉम्प्टली आइडली विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिफ्यूजल रिक्वायर रिकॉर्डेड जस्टिफिकेशन। तो अगर DRT के पास में विड्रॉल का एप्लीकेशन आता है कि हम आप DRT से केस को नहीं हैंडल करवाना चाहते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर में, जिस डेट को एप्लीकेशन दिया गया उस डेट से 30 दिन के अंदर में इन्हें फैसला देना होता है कि हाँ विड्रॉल करना है या नहीं करना है। अगर रिफ्यूज करता है DRT कि नहीं हम इस केस को DRT खुद ही हैंडल करेगा, आप SARFAESI के तहत मत जाइए, तो रिफ्यूजल के लिए रिटन जस्टिफिकेशन DRT को देनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो DRT ही इस मामले को हैंडल करना चाहता है। Certain multi-state cooperative bank have option to initiate debt recovery proceeding under Multi-State Cooperative Society Act 2002 instead of DRT route। काफ़ी सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं फ्रेंड, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, इनके पास व्यवस्था होती है कि इनको जो है SARFAESI वगैरह एक्ट के पास नहीं जाना है, ना DRT के पास जाना है। इनके पास खुद का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 ये अपने आप में खुद ही सक्षम है फ्रेंड्स। ओके, सेल्फ सफिशिएंट है ये एक्ट इनकी रिकवरी के लिए। If such a bank initially files with the DRT and later opts to withdraw for proceeding under Cooperative Societies Act, it requires tribunal's permission। अगर मान लो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसने केस DRT के पास फाइल कर दिया है, DRT के पास जाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मान लो उसने फाइल कर दिया है और बाद में उसे लगता है कि नहीं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रिकवरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए होती है। DRT से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी केस को विड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पर हम वेरियस सेक्शन ऑफ एक्ट की बात करेंगे। DRT एक्ट जो है आपका, उसके डिफरेंट सेक्शन की बात करेंगे, क्या पावर कहाँ मिली हुई है। जैसे सेक्शन 19(1) एंड 2 में बात करें तो इफ़ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19(1) फॉर डेट रिकवरी, अनदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज बिफोर द फाइनल ऑर्डर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक एप्लीकेशन डाला है रिकवरी के लिए सेक्शन 19(1) के तहत, और उसी बीच में कोई दूसरा बैंक है जिसके भी पैसे फंसे हुए हैं, तो वो उस प्रोसीडिंग को, उस केस में अपना नाम किसी भी स्टेज पर जोड़ सकता है, बशर्ते कि फाइनल ऑर्डर ना आ चुका हो। एक एप्लीकेशन लिखेगा और काम बन जाएगा, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सेक्शन 19(3) क्या कहता है? एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 19(1), 92 मस्ट कंप्लाई विथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस एंड फीसेस। एप्लीकेशन जो भी फाइल आपने किया है सेक्शन 19(1) और 2 के तहत, उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भरना होगा, जो जरूरी डॉक्यूमेंट वो देने होंगे, जो एविडेंस है वो चाहिए, और जो फीस पे करनी है एज पर गाइडलाइन आपको करना पड़ेगा। हाउएवर इफ़ अ सिविल सूट इज ट्रांसफर टू द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द DRT एक्ट, अगर मान लो कोई सिविल सूट, कोई केस चल रहा था सिविल कोर्ट में और वहाँ से DRT के पास में ट्राइब्यूनल के पास ट्रांसफ़र होकर के आता है, तो उसमें फिर एडिशनल फीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वादी है, जो जिसने केस किया हुआ है, उसने ऑलरेडी कोर्ट की फ़ीस सिविल सूट के दौरान पे कर रखी है। ओके, तो ऐसे में एडिशनल फीस और कोई फ़ीस पे करने की जरूरत नहीं। जो सिविल सूट फीस फाइल करते समय आपने फ़ीस पे कर रखी, वही काम DRT में भी कर जाएगी। सेक्शन 19(4) क्या कहता है? अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल इशू समन्स टू डिफेंडेंट विद डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब DRT के पास एप्लीकेशन आता है केस की सुनवाई का, तो ट्राइब्यूनल क्या करती है? समन इशू करती है किसको? जो डिफेंडेंट है, यानी जैसे एप्लीकेशन कौन देगा? बैंक देगा भाई, बैंक के पैसे फंसे हुए, बैंक जा करके अप्लाई करेगा।
अप्लाई होने के बाद में जो डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसने हमारा पैसा खा लिया और लौटाया नहीं, बैंक का पैसा खा लिया लौटाया नहीं है, ठीक है। तो डिफेंडेंट को जो है समन इशू किया जाता है। समन का मतलब उसे हाजिर होने का आदेश दिया जाता है एक तरीके से। सो कॉज विद इन 30 डेज ऑफ समन सर्विस एज टू व्हाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। तो एक समन इशू किया जाएगा किसको, डिफेंडेंट को, और उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर बताओ कि आखिर जो है तुम्हें रिलीफ क्यों ना ग्रांट की जाए। मतलब जो है जो तुम्हारे पास केस, जो तुम्हारे ऊपर केस आया हुआ है उसमें तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए, इसके लिए 30 डेज में तुम हमें सो कॉज कारण बताओगे। कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ है। डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट नॉट स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट। इसके अलावा डिफेंडेंट से, यानी कि जिसने पैसे नहीं दिए हैं बैंक के, उससे ये भी कहा जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी और एसेट जो है, अगर कोई डिटेल्स हैं जिसकी एप्लीकेंट ने नहीं बताया है, एप्लीकेंट मतलब जिसने बैंक के पास हो सकता है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और एसेट की डिटेल्स ना हो, तो उनको भी तुम डिस्क्लोज करोगे। जो कस्टमर है उसको सारी डिटेल्स उसको बतानी पड़ेगी, किसको, ट्राइब्यूनल को। रिस्ट्रिक्टिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डीलिंग विद द डिस्क्लोज एसेट अंटिल द एप्लीकेशन ऑफ अटैचमेंट इज हर्ड। और उसके बाद में डिफेंडेंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा कि जो भी तुम यहाँ पर एसेट हमें बता रहे हो कि तुम्हारे पास ये एसेट हैं, उनको जो है तुम डील नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं सकते, जब तक कि अटैचमेंट ऑर्डर जो है कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो जाती है। सेक्शन 19(4)(a) क्या कहता है, द डिफेंडेंट का मतलब समझ लीजिए हमारा कस्टमर जिसने हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अपॉन रिसीविंग द समन्स कैन नॉट ट्रांसफर एसेट विद सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर दोज डिस्क्लोज विदाउट ट्राइब्यूनल अप्रूवल। तो डिफेंडेंट के पास जब समन आ जाता है तो वो समन आने के बाद किसी भी एसेट को बेच खरीद ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अगर उस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि उसको जो है बैंक ने अपने पास गिरवी रखा हुआ है, और कुछ जो उसने खुद डिस्क्लोज किया कि उसके पास ये एसेट, जैसे देखो बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो भाई हो सकता है आपने अपना एक घर जो है गिरवी रखा हुआ है बदले में, लेकिन हो सकता है आपके पास कार हो सकता है आपके पास में ज़मीन जायदाद और हो सकता है दूसरा घर भी हो। तो ट्राइब्यूनल को आपको ये सब बताना पड़ेगा। बैंक के पास लोन लेने के लिए तो आपको एक घर पर्याप्त था, लेकिन जब ट्राइब्यूनल के पास केस गया है तो आपको अपने सारे एसेट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो जो भी एसेट आपने डिस्क्लोज किए हैं उनको बिना ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के अब आप बेच नहीं सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। सेल्स प्रोसीड फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और इनको बेचने के बाद, मान लो इसे बेचा जाता है, तो सेल्स प्रोसीड्स जो पैसा मिलेगा उसको क्या किया जाएगा, फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट, ऐसा एसेट जो बैंक के पास बंधक रखा हुआ था उसके पैसे को डिपॉजिट करिए बैंक के अकाउंट में जिसका पैसा आप लेकर के बैठे हुए हैं। सेक्शन 5(i) क्या कहता है, द डिफेंडेंट मस्ट प्रिवेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस विद इन 30 डेज ऑफ समन सर्विस इंक्लूडिंग एंडिंग क्लेम फॉर सेट ऑफ हर काउंटर क्लेम। तो जो कस्टमर है, डिफेंडेंट है, अगर उसको लगता है कि उसके पास कोई काउंटर क्लेम है, कोई सेट ऑफ की विकल्प अवेलेबल है, तो उसके लिए वो प्रेजेंट करेगा एक रिटन स्टेटमेंट डिफेंस के लिए। कितने दिन में, समन आने के 30 दिन के अंदर में। कहने मतलब ये क्या हुआ, जैसे मान लो बैंक ने 1 करोड़ का लोन दे रखा है, लेकिन कस्टमर ने मान लो 20 लाख रुपए की एफडी बनवा रखी उसी बैंक में फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, काउंटर क्लेम हो गया ना एक तरीके से कि 20 लाख बैंक के पास हैं। तो उसके लिए आपको एक रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा डीआरटी को, भैया हमारे पास में काउंटर क्लेम है, हमारे पास सेट ऑफ करने का विकल्प है, इससे एडजस्ट करिए, इस तरीके का। ओके, स्टेटमेंट शुड बी अकम्पनीड बाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू कॉपी रियलाइड अपॉन विद ट्राइब्यूनल परमिशन। जो आप ये रिटर्न स्टेटमेंट देंगे उसमें जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, एफडी वगैरह के जो ओरिजिनल कागजात हैं वो सब लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए भी ट्राइब्यूनल की परमिशन लगेगी कि सर मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या प्रेजेंट करूँ या नहीं करूँ। ओके, इन एक्सेप्शनल केसेस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मे एक्सटेंड दिस पीरियड ऑफ फाइलिंग द डिफेंस बाई 15 डेज विथ रिटर्न जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो वैसे समन आने के 30 दिन के अंदर में आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट दे देना है डिफेंस के लिए, लेकिन अगर चाहे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 15 दिन और आपको दे सकता है, तो कुल मिलाकर के 45 डेज दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप ये स्टेटमेंट यानी कि अपना डिफेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। एडमिशन और डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 5 सब सेक्शन 5(a) में बात होती है इसकी, एडमिशन या डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। हियरिंग फॉर एडमिशन और डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय पार्टीज इज डन अंडर सब सेक्शन 5(a)। मतलब किस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, किस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर दिया जाएगा, इसके बारे में जो डिटेल है वो सब सेक्शन 5(a) में बताई गई है। डिफेंडेंट्स एडमिशन ऑफ द डेट सब सेक्शन 5(b)। इफ़ अ डिफेंडेंट एडमिट अ डेट दे आर ऑर्डर टू पे विद इन 30 डेज। अगर मान लो डिफेंडेंट अपनी तरफ से एडमिट करता है कि हाँ उसने उधारी ले रखी है, तो उसको 30 दिन में पे करने का जो है ऑर्डर दिया जाएगा। फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन ट्राइब्यूनल इशूइंग ए रिकवरी सर्टिफिकेट फॉर एडमिटेड डेट अमाउंट।
ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो ये 30 दिन में नहीं भर पाता है, पैसे नहीं देता है जो उसने कर्जे को एक्सेप्ट किया है, अगर वो नहीं वापस कर पाता है तो ट्राइब्यूनल उसे इशू करेगा रिकवरी सर्टिफिकेट, मतलब एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उस रिकवरी सर्टिफिकेट से सारा का सारा पैसा वसूल लिया जाएगा जो भी एडमिटेड डेट अमाउंट हुई है, एडमिटेड डेट अमाउंट की। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो यहाँ हमने देखा जो है प्रोसीजर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स की बात की, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल का हमने बताया आपको। तो इसमें कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास इसीलिए जाता है क्योंकि उसको अपना कोई कर्जा वापस करवाना होता है। यहाँ पर ज़रूरी है कि हम प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें और उसके बाद में अगर डीआरटी की यदि कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो डीआरटी से अपना केस नहीं सॉल्व करवाएगा बल्कि रिकवरी जो है सरफेसी एक्ट 2002 के तहत करेगा, तो उसके लिए वो डीआरटी का एप्लीकेशन से अपना फॉर्म विड्रॉ करवा सकता है। अगर डीआरटी के पास ऐसा फॉर्म आए जिसमें विड्रॉल की बात की गई है तो ये प्रोसेस 30 दिन में कंप्लीट होना चाहिए एप्लीकेशन की डेट से। अगर मना करना है डीआरटी को कि नहीं हम सरफेसी से मत करो, हम ही रिकवर करवाएंगे, तो उसके लिए डीआरटी को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सर्टेन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो जो है अगर चाहें तो रिकवरी अपनी कर सकते हैं किसमें, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। डीआरटी रूट के तरफ ना जाना चाहें तो ना जाएं, ओके। लेकिन मान लो अगर वो भी डीआरटी के पास चले गए हैं और बाद में उन्हें लगता है कि नहीं हमें ये प्रोसीडिंग नहीं करवानी है, हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत ही रिकवरी करेंगे, तो अगेन ट्राइब्यूनल की परमिशन लगेगी। फिर हमने बात की वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उसमें सेक्शन 19(1) और 2 के तहत जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है अगर उसने एप्लीकेशन फाइल किया है डेट रिकवरी के लिए, ठीक है, और इस बीच कोई दूसरा बैंक है जिसकी उधारी है, तो वो इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है किसी भी स्टेज पर बशर्ते कि फाइनल ऑर्डर ना आया हो। सेक्शन 19(3) की अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन अगर 19(1) और 92 के तहत जो फाइल किए गए हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होने चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और फीस वगैरह पे की जानी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई सिविल सूट है जो सिविल कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर ट्राइब्यूनल के पास आता है तो उसमें फिर एडिशनल फ़ीस नहीं वसूली जाती क्योंकि सिविल सूट फाइल करते समय कोर्ट की फ़ीस ऑलरेडी पे कर दी जा चुकी है। सेक्शन 19 का 4 क्या बताता है कि एप्लीकेशन आने के बाद में ट्राइब्यूनल का काम होगा कि जो डिफेंडेंट है, जो कस्टमर इसने पैसे नहीं लौटाए हैं, उसको समन जारी किया जाए, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर, समन मिलने के 30 दिन के अंदर तुम बताओ कि मतलब जो है किस वजह से तुम पैसे नहीं लौटा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास और जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स हैं उनकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने के लिए कहा जाता है और साथ ही साथ डिफेंडेंट को मना किया जाता है कि जो भी डिस्क्लोज एसेट्स आप हमें एसेट के बारे में बता रहे हैं, जब तक अटैचमेंट की जो है हियरिंग ना हो जाए तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको बेच और ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 19(4)(a) कहता है कि डिफेंडेंट के पास में मौका होगा जब उसको समन रिसीव हो जाएगा तो वो उस एसेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है जो बैंक के पास गिरवी हैं या जिस एसेट के बारे में उसने डिस्क्लोज किया है बिना ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के। और अगर इन एसेट्स को बेचा जाता है तो जो पैसे मिलेंगे सिक्योर्ड एसेट को बेच करके वो सारा का सारा पैसा उस बैंक अकाउंट में डालिए जिससे आपने लोन रखा है और जिसके पास आपने इसे बंधक रखा हुआ है। सेक्शन 5(i) की बात करें तो डिफेंडेंट जो है के लिए ज़रूरी है कि वो रिटन स्टेटमेंट जो है अपनी डिफेंस के लिए एक रिटन स्टेटमेंट देगा 30 दिन के अंदर में, समन मिलने के अंदर में, ठीक है, जिसमें वो अपने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करेगा, ठीक है, कि हमारा ये पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ उसको जो है सेट ऑफ करिए या काउंटर क्लेम हमारे पास पड़ा हुआ है, समझ गए, जैसे एफडी वगैरह बनाई रखी हुई है। स्टेटमेंट को जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट के साथ में जो रिटन स्टेटमेंट इसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगाया जाना चाहिए ट्राइब्यूनल की परमिशन से। एक्सेप्शनल केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो आपको 15 दिन का और टाइम अलाउ कर सकता है, वैसे जनरली समन मिलने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है। जो डॉक्यूमेंट हैं उनको एक्सेप्ट करेगा डीआरटी या डिनाई करेगा, इसके बारे में बात सब सेक्शन 5(a) में होती है। किसी डेट को अगर डिफेंडेंट जो है कस्टमर है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये कर्जा मैंने लिया हुआ है तो सब सेक्शन बी कहता है कि उसकी पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो उस केस में रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होगा जितनी भी अमाउंट का कर्जा आपने एक्सेप्ट किया है और फिर आपसे पैसे वसूले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डिफेंडेंट्स क्लेम अगेंस्ट एप्लीकेंट सेक्शन 19(6) कहता है डिफेंडेंट का क्या क्लेम होता है एप्लीकेंट के खिलाफ, यानी कि एप्लीकेंट है ये बैंक और डिफेंडेंट हो गया कस्टमर। डिफेंडेंट्स क्लेम अगेंस्ट द एप्लीकेंट मस्ट बी मेड इन रिटन स्टेटमेंट। तो अगर जो है कस्टमर जो बैंक है उसके खिलाफ कोई जो है क्लेम करना चाहता है तो वो रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए। परमिशन जो है ट्राइब्यूनल की ज़रूरी
होगी। अगर इनिशियली जो है रिटन स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो ट्राइब्यूनल की परमिशन यहाँ पर परमिशन फ्रॉम ट्राइब्यूनल रिक्वायर इफ नॉट मेड इनिशियली, ठीक है, ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए होगी। तो अगर डिफेंडेंट चाहे तो अप्लीकेंट के खिलाफ कोई क्लेम है उसका, तो उसके लिए रिटन स्टेटमेंट तैयार कर सकता है। अटैचमेंट ऑर्डर की अगर हम बात करें सेक्शन 19 का 15, ट्राइब्यूनल कैन इशू कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर ऑन प्रॉपर्टी होली और पार्शली एज नेसेसरी। अटैचमेंट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ये बोलते हैं इसको हिंदी में कुड़की का आदेश है ना, हिंदी में बोलते हैं कुड़की का आदेश। तो अटैचमेंट ऑर्डर इशू ट्राइब्यूनल चाहे तो कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर यानी कुड़की का आदेश इशू कर सकता है पूरी प्रॉपर्टी पर, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर, जैसा उसे जरूरी समझ में आए। यहाँ सवाल क्या है, पढ़ क्या रहे हैं कि जो है कुड़की का आदेश किस सेक्शन के तहत इशू होता है, तो सेक्शन 1915 के तहत होता है। इसी तरीके से सेक्शन 19 का 16 क्या बोलता है, प्री कंडीशन फॉर अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, अटैचमेंट ऑर्डर मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन सब सेक्शन 13, फेलियर टू डू सो रेंडर द ऑर्डर वाइड। तो अटैचमेंट ऑर्डर को अगर आपने अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया है तो उसके लिए वो जरूरी है कि सब सेक्शन 13 की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा करे, और अगर नहीं पूरा करता है तो जो आपने कुड़की का आदेश दिया है वो वाइड हो जाएगा, नल एंड कैंसिल हो जाएगा। ब्रीच कॉन्सिक्वेंसेस, तो ब्रीच कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है, सेक्शन 1917 बोलता है ब्रीच ऑफ ट्राइब्यूनल ऑर्डर में रिजल्ट इन प्रॉपर्टी अटैचमेंट सिविल डिटेंशन अप टू 3 मंथ। तो अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का ब्रीच करते हैं, नहीं मानते उसके ऑर्डर को, तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और साथ ही साथ में आपको 3 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, सिविल डिटेंशन हो जाएगा आपका। ओके, सिविल डिटेंशन का मतलब होता है ये न्यायिक, मतलब जो है आपके एक सिविल होता है एक क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल मतलब आपने कोई अपराध किया, सिविल मतलब ये साधारण से कोर्ट, मतलब साधारण सी जेल होना एक तरीके से कह सकते हैं। क्रिमिनल में जो है ज़्यादा डिफेंस वो होता है, कठिन जेल होती है। तो सिविल डिटेंशन 3 महीने की आपकी रह सकती है। ट्राइब्यूनल्स एडिशनल पावर की बात सेक्शन 1918 में होती है। ट्राइब्यूनल कैन अपॉइंट रिसीवर्स, रिमूव प्रॉपर्टी कस्टोडियंस, कन्फर वेरियस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पावर टू इंश्योर डेट रिकवरी। तो ट्राइब्यूनल को पावर होती है कि वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है जिसका काम होगा रिकवरी करना। प्रॉपर्टी कस्टोडियन जो है या रिसीवर है उसको हटाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको वेरियस जो है पावर भी प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो रिकवरी को कर सके। कंपनी लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी एक बार लिक्विडेट हुई, उसके जो पैसे मिले उसको बांटने की बात हो रही है, तो सेक्शन 1919 में होता है इसके बारे में डिस्कस। डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स प्रोसीड फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट ऑफ अ कंपनी अंडर लिक्विडेशन। ध्यान दीजिए कि सिक्योर्ड एसेट की बात हो रही है, जो एसेट मतलब जो है बैंक के पास बंधक है, उसका जो पैसा बेचने के बाद लिक्विडेशन जो पैसा मिलेगा उस सेल्स प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है एज पर सेक्शन 1919 के तहत। ऑर्डर फाइनलाइजेशन, ऑर्डर फाइनलाइजेशन की बात सेक्शन 1920 एंड 21 में की जाती है। ग्रांट द ट्राइब्यूनल अथॉरिटी टू पास इंटरिम और फाइनल ऑर्डर अलाउइंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑर्डर कॉपीज टू इन्वॉल्व पार्टीज। तो जो ट्राइब्यूनल होता है उसको अथॉरिटी मिलती है कि वो इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है जिसके तहत वो पेमेंट वसूलेगा। साथ ही साथ में जो ऑर्डर की कॉपी होगी उसको रिलेटेड पार्टी जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको जो है देगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर फाइनलाइजेशन की कोर्ट मतलब डीआरटी को जो ऑर्डर फाइनलाइजेशन की पावर है वो सेक्शन 1920 और 21 के तहत मिलती है। रिकवरी सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे तो सेक्शन 1922 और 1922A प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू अ रिकवरी सर्टिफिकेट फॉर डेट पेमेंट। तो डेट पेमेंट के लिए, कर्जे की उधारी के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार किसको है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होता है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है। दीज सर्टिफिकेट आर कंसिडर एज कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द वेरियस लीगल प्रोसीडिंग। और ये जो सर्टिफिकेट इशू होता है ये कोर्ट का आदेश माना जाता है। डिफरेंट लीगल प्रोसीडिंग मतलब जितना कोर्ट की बात आपको माननी होती है उसी तरीके से इस सर्टिफिकेट की भी उतनी ही वैल्यू है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स अथॉरिटी की बात करें तो सेक्शन 1925 में बात होती है। अलाउ ट्राइब्यूनल टू इशू नेसेसरी ऑर्डर टू इन्फोर्स देयर डिसीजन, प्रिवेंट प्रोसेस एब्यूज एंड इंश्योर जस्टिस। तो सेक्शन 1925 क्या करता है, ट्राइब्यूनल को पावर देता है कि वो नेसेसरी ऑर्डर इशू कर सकते हैं ताकि वो अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर सकें, अपने निर्णय को लागू कर सकें, प्रोसेस एब्यूज जो हो रहा है उसको रोक सकें और न्याय की बात कर सकें या न्याय दिलवा सकें। एविडेंस एंड एफिडेविट की बात करें तो डीआरटी रूल 12(6) की बात हो रही है। एफिडेविट में बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस
विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इफ डीम नेसेसरी बाय द ट्राइब्यूनल। तो जो एफिडेविट होते हैं उनको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया सकता है, और विटनेस का यानी कि जो गवाह है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन केवल बहुत ज़रूरी हो, ट्राइब्यूनल के बाद ऐसा लगे कि ज़रूरी है तभी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाता है, अदरवाइज एफिडेविट इज सफिशिएंट। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड इंजेक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर वायलेटिंग कोर्ट इंजेक्शंस आर कंसिडर वाइड एंड कन्फर नो राइट आर इंटरेस्ट। अगर मान लो डीआरटी आपके केस को देख रहा है, उस दौरान आपने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो एक तरीके से आपने कोर्ट की अवमानना करी है, ठीक है, वायलेट कर दिया कोर्ट के आदेश को, ठीक है, और ये नल एंड वाइड रहेगा, आपको ना तो कोई अधिकार मिलेगा ना कोई इंटरेस्ट। अगर जो खरीद भी लेगा तो वो बेकार ही उसने खरीद लिया, उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बाद सेक्शन 19A में होती है प्रोविजन फॉर फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन अपील्स अथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर अलाउड होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन या अपील की जा सकती है, साथ ही साथ उसको डिजिटल सिग्नेचर से अथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ये बात होती है सेक्शन 19A के तहत। अभी और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन ये मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई हर एक सेक्शन को उठाया हमने और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी है आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था आई बिलीव, है ना। 19(4)A से बात करनी है, तो 19(4)A बताता है, या ये हो चुका था आई बिलीव, है ना, हाँ यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से बात होनी है, सॉरी। डिफेंडेंट का क्लेम अगेंस्ट एप्लीकेंट, तो अगर डिफेंडेंट यानी कस्टमर चाहे तो बैंक के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है, लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके लिए ट्राइब्यूनल के परमिशन चाहिए होती है। अटैचमेंट यानी कि कुर्की का ऑर्डर ट्राइब्यूनल सेक्शन 19(15) के तहत इशू करता है। तो ट्राइब्यूनल जो है कंडीशनल अटैचमेंट यानी कि ऐसा नहीं कि कुर्की हो ही जाएगी, कंडीशंस लगी हुई आदेश पारित करता है। पूरी प्रॉपर्टी या पार्शियल प्रॉपर्टी पर वो आदेश हो सकता है। उसके बाद में अटैचमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए प्री कंडीशन जो है सेक्शन 19(16) में बात होती है, तो उसके हिसाब से सब सेक्शन 13 की जो कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए, तभी आप अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो ऑर्डर है वो वाइड हो जाता है। सेक्शन 19(17) कहता है ब्रीच कॉन्सिक्वेंस, अगर मान लो आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को ब्रीच करते हैं तो उससे आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और आपको 3 महीने के लिए जेल में भी रखा जा सकता है। ट्राइब्यूनल की एडिशनल पावर उसको सेक्शन 19(18) में मिलती है, जिसके तहत वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है पैसे को रिसीव करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। कस्टोडियन प्रॉपर्टी का जिससे कस्टोडियन रखा गया, रखवाला बनाया गया है, उसको हटा सकता है, उसको डिफरेंट पावर भी दे सकता है। कंपनी के लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात 19(19) में की जाती है सेक्शन, ठीक है। इसके हिसाब से कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो उसके जो सेल्स प्रोसीड होंगे सिक्योर्ड एसेट के, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एज पर दिस सेक्शन। ऑर्डर के फाइनलाइजेशन की बात करें तो सेक्शन 19, 20 और 21 के तहत ट्राइब्यूनल को पावर होती है कि वो इंटरिम यानी कि इनिशियल स्टेज का या फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है, और ऑर्डर की कॉपी भी रिलेटेड पार्टी को प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में रिकवरी सर्टिफिकेट और अमेंडमेंट की बात करें तो ये जो है सेक्शन 19, 22 और 22A में बात की जाती है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है, किसके लिए, डेट की पेमेंट के लिए, कर्जे की वसूली के लिए एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और इन सर्टिफिकेट की मान्यता कोर्ट के ऑर्डर के बराबर ही होती है, जितना कोर्ट का आदेश मान्य है उतना ही इसका भी आदेश मान्य होता है। ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी सेक्शन 1925 के तहत, तो ट्राइब्यूनल को पावर होती है कि अगर उसे अपने डिसीजन को लागू करवाने के लिए अगर ऑर्डर देना पड़े तो वो ऑर्डर दे सकता है 1925 के तहत, ठीक है। प्रोसेस में, प्रक्रिया के दौरान किसी को परेशानी ना हो उसको रोके, और जो है जस्टिस सबको मिल सके, न्याय मिल सके, इसके वही यहाँ बात की जाती है। एविडेंस एंड एफिडेविट डीआरटी रूल 12(6) के तहत होता है। तो एफिडेविट को एविडेंस माना जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एविडेंस में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है एविडेंस के तौर पर, और इसके लिए गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तभी बुलाइए, अदरवाइज एविडेंस से एफिडेविट से काम चला लीजिए। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तब बनाइए जब बुलाते हैं, जब ट्राइब्यूनल को नेसेसरी लगता है कि नहीं अब गवाह आना जरूरी है। ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एंड इंजेक्शन की बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का मतलब आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी है, और ये ट्रांसफ़र वाइड रहेगा। मान लो तुम प्रॉपर्टी बेच भी दिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको ना तो सामने वाली पार्टी कोई अधिकार और ना ही कोई उसका हित रहेगा, नल एंड वाइड ही रहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की बात सेक्शन 19A में होती है, तो आप अपनी अपील या एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से उसे अथेंटिकेट करना पड़ता है। अपील एंड रिव्यू प्रोसीजर अंडर डीआरटी एक्ट सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 इसके बारे में बात करता है। एनीवन अफेक्टेड बाय ट्राइब्यूनल ऑर्डर आर अ डीम्ड ऑर्डर अंडर द डीआरटी एक्ट हैज़ द राइट टू अपील। तो मान लो कोई ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है तो उसे अधिकार होता है कि वो अपील कर सकता है। कंडीशन फॉर अपील की बात करें क्या होती है, तो अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। देखिए, डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, डीआरएटी, डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल अलाउड अनलेस द ओरिजिनल ऑर्डर वाज मेड विद द पार्टीज कंसेंट। तो आप जो है डीआरटी
के फैसले से खुश नहीं है तो आप DRAT में जा सकते हैं। लेकिन अगर DRT का आदेश मतलब जो आदेश था, ऑर्डर था, उसको सभी पार्टियों ने अपनी राय दी थी कि हाँ ठीक है हमें मान्य है, तो उस केस में आप DRAT के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपने DRT के सामने कहा था ना, जब 4 पार्टियां हैं तो चारों ने कहा था हाँ ओके है, तो अब चारों लोग जब सहमत हो तो DRAT कहाँ जाओगे, ओके, उस केस में नहीं जा सकते। लेकिन यदि नहीं है सहमत, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो बिल्कुल DRT से नहीं खुश है, DRAT के पास जाइए। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील, तो DRT से DRAT के लिए अगर आपको अप्लीकेशन डालना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, टाइम लिमिट है 30 दिन। DRT के आदेश के 30 दिन के अंदर में आपको DRAT के पास में अपना केस फाइल कर देना है। फीस और फॉर्म जैसा जो है स्पेसिफिक फॉर्म होगा और कंपनी फी जैसा प्रिस्क्राइब किया गया हो एक्ट में। एक्सेप्शन की बात करें तो अपील ट्राइब्यूनल माइट एंटरटेन अपील फाइल्ड आफ्टर 30 डेज इफ सेटिस्फैक्ट्री कॉज फॉर डिले इज प्रेजेंटेड। तो मान लो तुम 30 दिन में नहीं अप्लाई कर सके DRAT के पास में, उसके बाद भी जाते हो तो अपना ट्राइब्यूनल आपको एंटरटेन कर सकता है, आपकी बात मान सकता है, बशर्ते कि उसका उसे लगे कि हाँ वजह जो है जायज़ है। जैसे अब कोविड का केस हो गया, मान लो 30 दिन में फाइल करना था लेकिन देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो 30 दिन में कहाँ से चले जाओगे। तो ऐसे केसेस में अगर मतलब जेन्युइन केस है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटलाइज हैं, उसका प्रॉपर प्रूफ है, तो उस केस में DRAT आपको कहेगा कि चलो ठीक है लेट हो गए तो कोई बात नहीं, पर हम तुम्हारा केस सुन लेंगे। एक्सपेडाइटेड प्रोसेस की बात करें, टाइमलाइन, स्ट्राइव टू सॉल्व द अपील विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ अपील। तो DRAT क्या करेगा, मतलब एप्लीकेशन आने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्लेरिफिकेशन ऑन ट्रांसफर, वंस अ केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिविल कोर्ट टू ट्राइब्यूनल, अपील शुड बी डायरेक्टेड टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल नॉट गवर्न्ड बाई सिविल प्रोसीजर कोड। तो मतलब अगर मान लो एक बार केस जो है सिविल कोर्ट में था, सिविल कोर्ट से DRT में आया, और DRT से अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं तो फर्दर जो अपील आप करेंगे वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में DRAT के पास करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न किसी कोर्ट के पास आप नहीं जाएंगे। फर्दर एक्शन एंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें, नो फर्दर अपील प्रोविजन, ये नो प्रोविजन फॉर अपील बियॉन्ड द अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन विद इन द एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज कर सकें। जो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया वो फाइनल और बाइंडिंग होना चाहिए। बट फिर भी देश में जो है हमारे अधिकारों की कमी नहीं है, तो ऐसे में अल्टरनेट लीगल वेन्यू होता है। कोड नहीं अलाउ, मतलब DRT का जो एक्ट है वो नहीं अलाउ करता, बट फिर भी आप जो है रिट पटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 आर्टिकल 227 के तहत आप जो है रिट फाइल कर सकते हैं, अपना केस हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। एज पर एक्ट नहीं है बट ऐसे रेमेडी पॉसिबल है। ओके, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू फाइलिंग अपील, अब डिफेंडेंट यानी वो कस्टमर सब्जेक्ट टू अ रिकवरी ऑर्डर बाई डेट रिकवरी यानी DRT रिक्वायर्स डिपॉजिटिंग 50% ऑफ डिटरमाइंड अमाउंट टू अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि अगर आप DRT से DRAT में केस फाइल करने जा रहे हैं तो जो कस्टमर है उसको DRT के आदेश में DRT ने अगर कहा 50 लाख रुपए तो उसका 50% यानी 25 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, तभी केस DRAT में अप्लाई होगा। यही कह रहा है कि 50% जो आर्डर अमाउंट है उसका 50% जमा करना पड़ता है। वैसे तो ये 50%, लेकिन अगर जो है DRAT चाहे तो 25% मिनिमम जो है 25% पर भी ये कर सकती है। ट्राइब्यूनल होल्ड द डिस्क्रिप्शन टू डिक्रीज और वेव द पेमेंट, ट्राइब्यूनल को अधिकार होता है, DRAT को अधिकार होता है कि वो चाहे तो इस फीस को कम भी कर सकती है और जो है ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन 25% से कम नहीं होना चाहिए, और उसका भी तर्क होना चाहिए कि हम ऐसा फीस कम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई बात जो है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिविल प्रोसीजर कोड 1908। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से DRT का कोई लेना देना नहीं है, वही बात यहाँ समझाई जा रही है। नॉट बाउंड बाई सिविल प्रोसीजर कोड, द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल आर नॉट कंस्ट्रेंड बाई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो जो आपकी ट्राइब्यूनल है या अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके ऊपर किसी भी तरीके की बाधा नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की, उसके प्रोसीजर को इन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत के तहत जो है DRT और DRAT काम करते हैं, तो ये गाइडेड बाय होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, नेचुरल जस्टिस के तहत ये जो है गाइड होते हैं, मतलब कहने का नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके ये काम करते हैं। दियर प्रोसीजर आर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट, ठीक है, उनके जो प्रोसीजर हैं DRT के वो रिस्पेक्टिव एक्ट के तहत ही चलते हैं और जो रूल इस्टेब्लिश उनको फॉलो करते हैं, लेकिन दे रिटेन द अथॉरिटी टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, लेकिन उनके पास पावर होती है DRT के पास कि वो अपना खुद का भी प्रोसीजर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, जो एक्ट हैं उनको तो फॉलो करते हैं लेकिन अपना खुद का भी प्रोसीजर ये डेवलप कर सकते हैं, इनको इतना अधिकार होता है। एम्पावरमेंट एंड अथॉरिटी की अगर बात करें, एम्पावरमेंट अथॉरिटी कंपेरेबल पावर टू सिविल कोर्ट,
जो पावर होती है डीआरटी की वो सिविल कोड के बराबर होती, बराबर ही होती है। दे पोजेस पावर इक्विवेलेंट टू दोज वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जब भी कोई सूट फाइल होता है। तो मतलब कहने का कि डीआरटी और डीआरएटी के अधिकार जो है सिविल कोड के बराबर ही होते हैं, यही कहा जा रहा है। ठीक है, सिविल कोड के बराबर इनको अधिकार होता है। लीगल स्टेटस और एप्लीकेशन की बात करें, स्टेटस है सिविल कोड, तो इनका स्टेटस क्या होता है, सिविल कोड के बराबर का ही होता है। ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल्स आर डीम्ड टू होल्ड स्टेटस ऑफ सिविल कोड इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 195 चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो जो ऐसे सरल भाषा में ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो स्टेटस होता है सिविल कोड का होता है, इनकी जो पावर होती है सिविल कोड के बराबर ही होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें, ऑल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बिफोर दीज ट्राइब्यूनल्स आर डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग होल्डिंग लीगल वेट एंड सिग्निफिकेंस। तो जैसे कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है, जितनी वैल्यू और पावर, वेटेज और सिग्निफिकेंस उसका होता है, बिल्कुल उतना ही इनका भी होता है। तो इनके द्वारा जो भी प्रोसीडिंग सुनाया जाता है उसकी पावर कानूनी प्रोसीडिंग के बराबर ही, जुडिशियल पावर ही होती है। यानी कि इनके आदेश कोर्ट के आदेश के जैसे ही होते हैं, आप इनसे भाग और हट नहीं सकते हैं। तो अपील्स और रिव्यू प्रोसीजर डीआरटी एक्ट के बारे में सेक्शन 20 बात करता है। अगर आप ट्राइब्यूनल के आर्डर से खुश नहीं हैं तो आपको अधिकार है मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील करने का। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं बशर्ते कि जो ओरिजिनल आर्डर हुआ था उसमें सभी पार्टियों ने रजामंदी ना दी हो। फाइलिंग अपील के लिए अगर बात करें तो डीआरटी के आदेश आने के 30 दिन के अंदर में आपको डीआरएटी के पास में अपना केस फाइल कर देना होता है। फीस और जो है फॉर्म कौन सा रहेगा वो एज पर एक्ट है। अपीलेट ट्राइब्यूनल यदि चाहे तो 15 दिन का जो है और टाइम आपको दे सकता है, 30 डेज़ के बाद में 15 डेज़ का और टाइम, यहाँ टाइमिंग की बात नहीं हो रही, अपीलेट ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो आपका केस 30 दिन के पास में एंटरटेन कर देगा, बशर्ते कि आप कारण जो है कितना डिले हुआ है उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री कारण दे सकें। ओके, एक्सपेडाइट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंदर अंदर डीआरएटी को अपना केस सॉल्व करके दे देना होता है। अगर कोई केस सिविल कोर्ट से ट्राइब्यूनल में आया हुआ है तो उसको अगर ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं तो वो डीआरएटी के पास जाएगा, ना कि किसी कोर्ट कचहरी में जाएगा। फर्दर एक्शन और लिमिटेशन की बात करें तो अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, उससे आगे कहीं आप अपील नहीं कर सकते। एज पर दिस एक्ट कोई प्रोविजन नहीं है। फिर भी हमारे देश में व्यवस्था है कि अगर आप जो है डीआरएटी के फैसले से खुश नहीं तो आप हाई कोर्ट में अपना रिट फाइल कर सकते हैं संविधान के आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के तहत। जब भी आप डीआरटी से अपना केस ले जाकर के डीआरएटी में लेकर जाते हैं तो आपको जो डीआरटी का फैसला है उसमें जो मनी की बात हुई है, जो उसके हिसाब से फैसला, मान लो डीआरटी ने कहा कि 50 करोड़ रुपए आपको पे करने हैं तो उसमें से 25 करोड़ रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं, तभी डीआरटी आपके फैसले को मतलब आपके केस को एंटरटेन करेगी। इसको घटाया भी जा सकता है डीआरटी के द्वारा या ख़त्म भी किया सकता है, लेकिन अगर घटाया जाता है तो मिनिमम 25% आपसे वसूला जाएगा। यानी 50 करोड़ रुपए अगर भरने के लिए डीआरटी ने कहा है तो कम से कम 12.5 करोड़ रुपए आपको डीआरटी के पास जमा करना पड़ेगा। प्रोसीजर और सिविल, मतलब जो है सिविल कोर्ट, एक तरीके से हम सिविल कोर्ट और डीआरटी में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डीआरटी है वो सिविल प्रोसीजर के लिए बाउंड नहीं होती है। जो ट्राइब्यूनल है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, उसको जो सिविल प्रोसीजर कोड की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। गाइडिंग प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का होता है। ठीक है, जो भी एक्ट और रूल्स एस्टेब्लिश हैं उनको ये फॉलो करते हैं, लेकिन अपना खुद का भी रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइन बना सकते हैं। अथॉरिटी और एम्पावरमेंट की बात की जाए तो डीआरटी और डीआरएटी की पावर सिविल कोड के बराबर ही होती है। सिविल कोड को जितनी पावर होती है उतनी ही पावर डीआरटी और डीआरएटी को होती है। लीगल स्टेटस की बात करें तो डीआरटी डीआरएटी दोनों सिविल कोड के बराबर होते हैं। जितना पावर सिविल कोड की उतना ही डीआरएटी की। जो डीआरएटी के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं या डीआरटी के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं उनकी पावर जुडिशियल प्रोसीडिंग के बराबर ही होती है। जितना मतलब जो है कोर्ट का फैसला जो है मान्य और वैल्यूएबल होता है, उतना ही मान्य और वैल्यूएबल डीआरटी और डीआरएटी के फैसले भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस इसी के साथ ये लेक्चर नहीं ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से एक और चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 18 में, चैप्टर नंबर 18E बचा हुआ है। अगर हम वो कवर कर दें तो पूरा चैप्टर नंबर 18 की सीरीज़ यानी हम डीआरटी और डीआरएटी पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।